हेलो एवरीवन। ओनली पीसस वन में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा घटना चक्र की सीरीज में जो हम जीएस पॉइंटर स्टार्ट किए हैं, आज उसी के क्रम में ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा। टॉपिक हमारा होगा शासन प्रणाली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा, यहाँ से प्रश्न आते भी हैं यूपी पीसीएस में। अच्छा, लोग पूछते हैं कि क्यों जीएस पॉइंटर पढ़ा जाए। पॉइंटर इसलिए पढ़ा जाए क्योंकि ये पूरे आयोगों के द्वारा, जितने भी आयोग हैं खासकर हिंदी माध्यम के द्वारा, जो भी राज्य अपने स्तर पर कराते हैं, जैसे हरियाणा हुआ, आपका आरएएस हुआ, आपका एमपी पीसीएस हुआ, बीपीएससी हुआ, जेपीएससी हुआ, यूपी पीसीएस है। तो सारे जितने भी आपका आयोग हैं, जो भी हिंदी माध्यम से पेपर जहाँ जहाँ जिस राज्य में होता है, उसी पेपर को उसी जो आयोग के द्वारा जो पेपर कराया गया है, जो भी 20 वर्षों में, जहाँ 25 वर्ष, कहीं 1995 से लो 2023 जैसे यूपी पीसीएस का, सभी पेपर का ये पूरा निचोड़ है। इसलिए हम कह रहे हैं ये आपका 2024 पीसीएस जो देने वाले हैं ना, उनके लिए ये रामबाण होने वाला है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अपने हिसाब से पढ़िए, जैसे भी पढ़ना हो पढ़िए। इसको रट्टा भी मारिए 2024 वालों के लिए, इसलिए कि आप देखेंगे कहीं भी पेपर दीजिए आप आयोग का, चाहे आप एमपी में दीजिए, चाहे आप बिहार में दीजिए, चाहे आप अपना यूपी पीसीएस देख लीजिए। यूपी पीसीएस में जब देखेंगे आपका पीवाईक्यू काफ़ी एकदम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता है आपसे। वो लोगों को लगता है थोड़े से शब्द मतलब आपको देखा जाएगा ना, कि अगर जैसे मैच द फॉलोइंग वाला है तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा वो सब चीज़ें, पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें, अगर आपको जो अनुच्छेद हमने पढ़ाया है देखेंगे, तो आप वहाँ से कहीं भी किसी भी वर्ष में आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको वहीं मिल जाएगा। इसलिए वो पीवाईक्यू है ही, तो इसलिए पॉइंटर पढ़ना ज़रूरी है। और लगभग 80% तो आपका पीवाईक्यू ही रहता है, लोग भले से ना कहें। और बाकी उसमें तो आपका फिर उसके बाद करंट हो गया। करंट का वेटेज तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा है। तो हमारा जो करंट का सीरीज चल रहा है उसको भी आप लोग देखिए। वो जो लोग कहते हैं कि मतलब पीसीएस काफ़ी डीप में जा रहा है ना, डीप में बिल्कुल नहीं जा रहा भाई। अभी भी वन लाइनर फैक्ट पे ही है, बशर्ते कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे G20 के बारे में क्या डीप में, क्या मेंस पूछेगा क्या वो? जो भी होगा कि कब होने वाला है, कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया है, अब कौन करेगा, चौथे क्रम पे है, इसका थीम क्या था, बस यही हो गया ना। बस ज़्यादा थोड़ी पढ़ेंगे, तो उसको कई पॉइंट में वैसे ही बताया जाता है। तो पेपर आपका वही वन लाइनर टाइप का ही रहेगा पीसीएस में। तो कोशिश करिए कि जो हम करंट दे रहे हैं उसको आप देखते जाइए डेली। अगर आप जो मंथ वाइज हमारा 50 हो 60, जो भी हमारा जो इम्पोर्टेंट करंट है उसको आप लोग लिखिए। चैनल जो दिया जा रहा है उसको भी लिखिए। तो आपको एक करंट में के लिए भागना नहीं पड़ेगा कि लास्ट में जाके हम वो आँख वाला जो दृष्टि का आता है उसको पढ़ते हैं तो पूरा हो भी नहीं पाता है, इसलिए वो लेट भी आता है थोड़ा, तो उससे हम कवर भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो मंथली वाइज आपको हम करंट दे रहे हैं उसको भी लिखिए, पॉइंटर पढ़िए और किताबें भी पढ़िए। ऐसा नहीं किताब नहीं पढ़ना है, जैसे लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पड़ेगा ना एक बार, समझने के लिए बेसिक मजबूत हो। ऐसा तो है नहीं कि संविधान में क्या हम उद्देशिका को क्या उद्देशिका में जो संशोधन है उसको किया जा सकता है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे कि हाँ ये बेरोजगारी केस में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, फिर केशवानंद भारती में क्या कहा। तो ये सब तो जानना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसके बाद आपका ये जीएस जो पॉइंटर है पीवाईक्यू, इसको भी पढ़िए। तो इस प्रकार से आपका पूरी तैयारी एकदम डीप में होगा, डेप्थ में भी काफ़ी जाएंगे, गहराई में भी जाएंगे, वहाँ से किताबों के माध्यम से फिर यहाँ देखेंगे भी कि हाँ सर, राज्य जो हमारा लोक सेवा आयोग है वो किस तरह से पूछ रहा है हमारा। तो इससे एक आइडिया भी मिलेगा आपको कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना भी है। और जो मार्केट में चकाचौंध देख रहे हैं तो वहाँ काफ़ी भटकाव है। देखेंगे तो अगर 100 200 सीट 250 सीट आ रहे हैं तो हो तो रहा है ना किसी का, ऐसा तो है नहीं नहीं हो रहा है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं 1,20,000 दे के पैसे, 2-2 लाख 1.5-1.5 लाख फीस दे रहे हैं, 2-2 साल के लिए उसी में पढ़े जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो अलग चल रहा है, पढ़ाने वालों का लेवल अलग चल रहा है। सारा कूड़ा दे रहे हैं, लग रहा है कि हाँ पढ़ के आए हैं कुछ। होता है ना कि आज इतना क्लासरूम में लिखाया गया हमारे, अरे यार मास्टर जी बहुत पढ़ा दिए हैं। तो वो सब मतलब कि एक प्रकार से कूड़ा है, जान जाइए। अब आर्ट एंड कल्चर के लिए आप 200-300 पेज में लिखवाएंगे तो कोई पागल, उसका दिमाग उमाग सही है, मतलब समझ रहे हैं कि उसको तैयार कर पाएंगे आप? 2 क्वेश्चन के लिए आप 200 पेज पढ़ रहे हैं। वही सोसाइटी के लिए देखेंगे तो ढंग का नहीं पढ़ाते हैं कोई। तो वही होता है कि गेहूं के साथ घून भी पीसा जाता है, तो उसी टीचर भी है, 1-2 टीचर बढ़िया रहेंगे उसी में सब पढ़ा देंगे, सब उसी में चले जाएंगे। चाहे वो आईआर हो, चाहे आपका सोसाइटी हो, चाहे सोशल जस्टिस हो, उसमें किसी भी टीचर का पकड़ ज़्यादा रहता भी नहीं है। और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है। तो इससे अच्छा कि आप मतलब अपना बेसिक पढ़िए और कोशिश करिए कि आप स्वयं पढ़िए, इसलिए कि वहाँ के भरोसे नहीं रहना है। और पेपर भी देखते हैं आप, यूपीएससी के पेपर उठा के देख लीजिए,
किस तरह से पूछता है, जो कि आप लोग डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि बच्चे जो अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या किस लिए नहीं खा रहे हैं, देख रहे हैं ना कि मोबाइल देख के खाना खाते हैं आजकल आज के डेट में। जो भी लगा दीजिए कि कार्टून लगा के देखते हैं, भले समझ ना आए कार्टून लेकिन देख रहे हैं। तो उस सब चीज़ों को आप मतलब अपने सोसाइटी में ही देख सकते हैं, किसी किताबों में थोड़ी मिलेगा उसे आप। तो यही सब चीज़ें हैं, तो अपनी पढ़ाई को एकदम खुले आँखों से और खुले दिमाग से, खुले आँख से देखिए, खुले दिमाग से सोचिए कि मार्केट में क्या चल रहा है और हम किस तरह से चल रहे हैं। और 2-4 लोगों को देखिए मतलब वो किस तरह से चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप चलेंगे तो काफ़ी तैयारी अच्छा होगा। और आर ओ के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होगा। इसलिए पूरा PYQ है, सभी राज्य के स्तर के द्वारा अपने स्तर के सभी टफ बनाते हैं पेपर। तो RO के लिए तो ये पूरा एकदम रामबाण है, समझिए इसको गुट्टी की तरह पी जाइए एकदम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने शासन प्रणाली पे। तो हमारा पहला है, राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो आपको पता है राज्य का डिफिनीशन किस तरह से दिया जाता है। व्यक्तियों का एक समुदाय होगा जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग पे अपना स्थायी रूप से निवास करता है और इसकी एक संगठित सरकार होती है। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वह हमारा संप्रभुता होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, संप्रभुता। नेक्स्ट हमारा है, अब जानते हैं कि भारत की संप्रभुता के संबंध में जो हमारा है उसका सही कथन क्या है। तो आपको पता है कि भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की जो संप्रभुता है वह कम नहीं होती है। ठीक है, हम राष्ट्रमंडल के भले सदस्य हैं लेकिन जो हमारी संप्रभुता है, हम एकदम ओपननेस है, डिसीजन लेने के लिए भी एकदम ओपन है। ठीक है, तो हम पूरी तरह से एकदम संप्रभुता हैं, मतलब संप्रभु देश हैं, न कि हम किसी भी डिपेंड हैं। ठीक, तो इसको आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है, भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह है संसदात्मक, जो कि हम ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, सर्वप्रथम जो हमारी संसदीय प्रणाली है सरकार आरंभ की गई है तो वह ग्रेट ब्रिटेन में की गई थी। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। तो पता है संसदात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है तथा स्वतंत्र हमारी न्यायपालिका है। ये हमारी भारतीय संविधान की क्या है, तो ये हमारी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की भी जो विशेषताएं नहीं है तो वह अध्यस्थात्मक सरकार, ये हमने अपनाया नहीं है। अगला हमारा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कैसी होती है, तो ऐसी होती है। कैसी, कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। आगे हमारा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। क्या है, तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। आगे है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल इस मॉडल से भिन्न है। क्योंकि क्या है भिन्न हमारा मॉडल, तो जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है तथा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की जो विधि निर्माण की शक्ति है वह परिसीमित है भारत में। ठीक है, संसद के किसी अधिनियम में संशोधन की जो संवैधानिकता से संबंधित मामले होते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रपति पद्धति सरकार में से भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में सही नहीं है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति पद्धति सरकार को हमने नहीं अपनाया है, तो ये हमारा वाक्य जो है, ये जो है दिया गया ये गलत है। अगला हमारा है, नेक्स्ट है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका जो होता है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं। कौन कौन से, तो मंत्रिमंडल के सदस्य वही हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। ठीक, जब तक मंत्रियों को संसद में यानी संसद में लोकसभा का जो विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहेंगे। जिस दिन मतलब विश्वास प्रस्ताव जैसे जिस विश्वास प्राप्त नहीं रहेगा उसी दिन आपका क्या होगा, लोकसभा भंग हो जाएगा। आगे है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय प्रणाली में जो होती है
वह जो विधायिका होता है उसका, जो उसमें विधायिका होता है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदीय प्रणाली में। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां निहित होती हैं वह पूरे राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। आगे है कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप से ही रूप की सरकार है। तीसरा हमारा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। चौथा हमारा है कि भारत को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। तो ये चीज़ें हमारी राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। सही कथन क्या है ये भी ध्यान देना आपको। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य भी है, ये भी सही। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ये हमारा जो चारों कथन है ये सही है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, ये सब क्या हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं हैं। आगे भी होंगी एक आध दो विशेषताएं, तो उसको देखते हैं। मतलब यही सब विशेषताएं हमारी हैं। तो कौन सी विशेषताएं हैं? सरकार, एक संविधान संगत सरकार होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी, व विधि का शासन होगा। नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है, भारत के संविधान से प्राप्त है। जो भी प्राप्त है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग इनको प्राप्त है। सुशासन की विशेषताएं नहीं है। लाल फीताशाही आपका जो है ये शब्द जो है यह सुशासन की विशेषता नहीं है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। यदि विधि नहीं होगा तो स्वाधीनता भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। कल्याणकारी राज्य जो होते हैं, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना होता है। ये हमारे वेलफेयर का स्टेट का ये जो होता है उद्देश्य होता है। उनका मकसद यही है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह व्याख्या करता है कल्याणकारी राज्य की। तो कल्याणकारी राज्य की राज्य हर जगह है, तो ये आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, ये क्या है? भारतीय संविधान का दर्शन है। अगला है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, ये ध्यान देना है। तो साम्यवादी राज्य, ये हमारा जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारत में जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? आपको पता है जनता, जनता ही क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। अगला हमारा नेक्स्ट है कि अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व जो हमारा है वह है एकल कार्यपालिका, ये आपको ध्यान देना है। सही कथन है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदीय प्रणाली को हमने क्या किया है? अडॉप्ट किया है। भारत एक संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया है। तो ये हमारा वाक्य सही है। अगला है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत में जो प्रजातंत्र है इस आधार पर आधारित है कि हम जो होता है सरकार को चुनते भी हैं और सरकार को बदलने का भी अधिकार रखते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय विधि निर्धारित होता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से क्या होता है? विधि निर्धारित होता है। अगला हमारा है भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, मतलब ये दोनों का मिश्रण है हमारे संविधान में, न अत्यधिक कठोर है न अत्यधिक लचीला है। अगला हमारा है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का। सिर्फ हमारे यहाँ क्या अंतर है? न्यायिक समीक्षा हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है कि वह किसी भी कानून को मतलब पुनर्विलोकन कर सकता है, जो कि संसदीय प्रणाली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आगे है विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा तो शक्तियों का परिसीमन, विधि के समता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये क्या है? तो विधि के शासन प्रमुख लक्षण रूप में जाना जाएगा शक्तियों का परिसीमन, विधि के समता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। अब देखते हैं कथन कारण। कथन है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही। उसने एक बहुशक्तिशाली केंद्र की रचना भी की है। आपको पता है कि हमारे जो संविधान सभा ने जो भी शक्तियों का गठन के बारे में दिया गया है, आप देखेंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र ही है, राज्य उतना नहीं शक्तिशाली है, ठीक। तो दोनों वाक्य जो हमारा कथन कारण है वो हमारा सही है, किंतु जो आर है वह सही व्याख्या नहीं करता है किसकी? ए की। नेक्स्ट हमारा है कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित
एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14, 28, 32, 22 में से किसका उल्लंघन करता है? तो कानून का, आपको पता है कानून का वाला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान का जो संघीय लक्षण होता है, तो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये क्या है? हमारा संविधान का संघीय लक्षण है, ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व कौन कौन से है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मारिएगा। जो हमारी इकहरी नागरिकता है वह एकात्मक तत्व है, राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्यों में संवैधानिक संकट के उपबंध में जो हम आपातकाल लगाया जाता है वह जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? एकात्मक तत्व हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है। तो राज्य का जो अध्यक्ष होगा वह निर्वाचित होता है। तो गणतंत्र में पता है वंशानुगत नहीं है हमारे भारत में, जैसे ब्रिटेन में है। तो हमारे यहाँ जो गणतंत्र में जो हमारा होता है, हमारे यहाँ निर्वाचित होते हैं और वंशानुगत भी नहीं होता है, हम लोग भी बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे है भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन क्या है? तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण भी दिखाई देता है। भारतीय संविधान में हमारे संघीय व्यवस्था में जो है वह एक संघीय व्यवस्था का रूप तो है, लेकिन हमारा कुछ थोड़ा बहुत एकात्मकता की ओर जैसे झुकाव है। जैसे आपातकालीन व्यवस्था के समय हम किस में झुक जाते हैं, तो वही है। राज्यपाल की नियुक्ति के समय वही है, हमारा कंडीशन है। तो ये ध्यान देना आपको। आते हैं फिर कथन कारण क्या है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है, तो दोनों सही है। और क्या है कि भारत का अपना एक संविधान है और एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारा जो आर है वह एक ही सही व्याख्या नहीं कर रही है। नेक्स्ट है अध्यक्षतात्मक जो शासन प्रणाली है, जो हमारा अध्यक्षतात्मक प्रणाली है शासन, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ये इसकी विशेषताएं हैं कि कार्यपालिका का एक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। दूसरी विशेषताएं हैं कि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। तो ये अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। जबकि हमने किस प्रणाली को अपनाया है? तो संसदीय प्रणाली को। अध्यक्षतात्मक जो शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति कहाँ? तो अमेरिका, यूएसए में सर्वप्रथम इसका उदय हुआ था। आते हैं कथन और कारण फिर। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल। दूसरा कारण क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो यह भी सही है। और जो हमारा आर है वह ए का क्या करता है? स्पष्टीकरण है, मतलब व्याख्या करता है। फिर देखते हैं कथन कारण है हमारा। राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के जीवन रक्त है, ठीक है। और आर जो कह रहा है लोग खराब शासन के लिए समानतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो बात सही है। राजनीतिक दल जो होता है लोकतंत्र के जीवंत रक्त हैं और लोग खराब शासन के लिए समानतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं, तो ये दोनों सही है। और आर जो है वह एक ही सही व्याख्या भी करता है। तीन कथन कारण देखते हैं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, तो संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। और भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो ए सही है, परंतु आर क्या है हमारा? गलत है, इसको आपको ध्यान देना है। कथन एक फिर कारण आर देखना हमको। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्र की एकता को संरक्षित भी करना था। तो ये हमारा जो संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य था हमारा यही था। और विविधताओं को असमंजन में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण करना था, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आपको पता है कि कथन जो हमारा ए है और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आर है वह ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ये अलग इसका स्टेटमेंट है, ये अलग है, तो नहीं कर रहा है। कथन जो है ए, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात। आर कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, ये भी सही है। और जो हमारा आर है वह ए की सही स्पष्टीकरण की व्याख्या करता भी है। आगे देखते हैं हम भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। आपको पता है कि भारतीय संविधान काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बृहद है, तो उसका कारण यही है कि संघ तथा राज्य सरकारों का जो संविधान है इसमें
इसमें अनेक जो संविधान का अनुभव समाविष्ट है, इसमें विशिष्ट प्रशासकीय प्रावधान भी हैं और एक बड़े देश के शासन से संबंधित भी हैं। ठीक, तो इसको आपको ध्यान देना है। कथन कारण ध्यान देना है। फिर से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के साथ मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये आपको जो हमारा कथन है ये सही है। और दूसरा क्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व भी समाहित है। तो आपको पता है ये दोनों चीजें हमारा सही है और आर जो है हमारा ए की सही व्याख्या भी करता है। आगे हमारा है कथन कारण फिर से है। भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा गया है। बिल्कुल सही, आपने पढ़ा भी है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भी प्राप्त है। तो दोनों सही है, परंतु जो हमारा आर है वह एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान है प्रकृति में संघात्मक है किंतु भावना में एकात्मक है। पता है कि हमने प्रकृति में संघीय व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन जो भावना में उसका है एकात्मक लक्ष्य उसके दिखाई देते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा एकात्मकता की ओर झुकाव उसका दिखाई देता है। आगे हमारा है भारतीय संघ राज पद्धति में संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। तो भारतीय संघ जो है राज्य पद्धति है जो वह कोई हमारा समझौते का परिणाम नहीं है। अगला कथन कारण फिर से है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक, दोनों का ही मतलब झुकाव है। तो सबसे ज़्यादा पक्ष हमारा संघात्मक मजबूत है। ठीक है, तो ए आर दोनों सही है और आर जो हमारा है ए की सही व्याख्या भी करता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जाता है। कहा है, किसने कहा था कि भारतीय संघवाद जो है वह सहकारी संघवाद है? तो जी ऑस्टिन जी ने, उन्होंने कहा था कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, किसने कहा था? तो केसी वियर ने कहा था कि भारत है अर्धसंघात्मक राज्य है। आगे हमारा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसका कथन है? तो केसी वियर का। ये दोनों स्टेटमेंट याद करिएगा आप लोग। अगला हमारा है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे से यानी संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह किसने कहा था? तो यह बाबा साहब ने कहा था, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया संविधान को। अगला हमारा है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही दे, ठीक है, के माध्यम से चुनी जाए। तो ये रहा हमारा गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित। अब देखते हैं संवैधानिक सरकार क्या है। अगर आपसे पूछा जाए संवैधानिक सरकार कौन होता है, तो वह होता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो। ठीक है, वही हमारा संवैधानिक सरकार है। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। ये आपको ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। अगला हमारा है कि संवैधानिक सरकार का आशय है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कानून बनाए, संविधान के दायरे में ही रह के कार्य करे अपना। आगे हमारा है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया जाए। अगला हमारा है मितकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया था। किसने? हर्बर्ट साइमन ने। अगला हमारा है कि विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। तो ये किसने कहा था? तो फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स ने कहा था कि विकास जो है प्रशासन की अवधारणा से रिलेटेड है। अगला है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की जो सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है, तो स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर प्रदान करता है आपको। ठीक है, और अगला नेक्स्ट हमारा है कि समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह भी है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होता है। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह भी है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमारा शासन प्रणाली समाप्त होता हुआ। अब देखते हैं हम राष्ट्र प्रतीक। इसमें 2 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे आपको इस लेक्चर के माध्यम से। तो राष्ट्र प्रतीक देखते हैं, काफ़ी छोटा भी है और जानना भी जरूरी है अपने देश के बारे में कि हमारा राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी ये सब क्या है। तो चलिए देखते हैं हम। तो भारत का राष्ट्रीय जो पशु है हमारा, वह हमारा बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वह कमल का फूल है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का प्रतीक जो है वह किसका प्रतीक है? तो न्याय का। ये थोड़ा ध्यान देना है। राष्ट्रीय ध्वज में चार जो आरोह तीली की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन जो है काल जो है उसका टाइम कितना है? तो 52 सेकंड में आपको गाना है। जन गण मन को भारत राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट होगा 1950 में। आगे है भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। आगे है, यहाँ से एक प्रश्न अच्छा पूछा भी गया था कई बार, ठीक है, तो ये ध्यान देना है थोड़ा। अब तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकता है, तो इस पर भी थोड़ा फोकस करिए कि राष्ट्रगान कब, राष्ट्रीय ध्वज कब प्रारूप को स्वीकार किया था, तो थोड़ा सा सन वाइज भी ध्यान देना है हम। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया था, तो 22 जुलाई 1947 को। और भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो हमारा होता है, जो राजकीय चिन्ह हमारा है अंगीकृत यानी एडॉप्ट जो किया गया था, वो कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है वह शक संवत पे आधारित है। किस पे? तो शक संवत पर आधारित है। और राष्ट्रीय पंचांग जो था उसको हमने अपनाया था 22 मार्च 1957 को। बहुत लोग 47-50 तक जाएंगे, सोचेंगे अरे यार नहीं, 57 तो बहुत दूर है। तो राष्ट्रीय पंचांग जो हमने अपनाया था वह 22 मार्च 1957 को। तो इस प्रकार से हमारा शासन प्रणाली और प्रतीक चिन्हों को हमने देख लिया है। अगले आपको लेक्चर में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और डीपीएसपी तक कोशिश किया जाएगा कि यहाँ तक पूरा कवर किया जाए, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये प्रयास? अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करिए, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।